हरे कृष्णा। तो जब भी अक्सर लोग फेथ वर्ड या फेथ को फॉलो करने वाले लोगों के बारे में सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग इरेशनल, बैकवर्ड, रिलीजियस और वीक हार्टेड पीपल होते हैं और हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट साइंटिफिक बेसिस या रैशनल थॉट पे करते हैं। पर क्या वाकई लोग ऐसा क्लेम करने वाले लोग कि जो ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक बेसिस पे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कि क्या वो कहीं किसी भी प्रकार का फेथ पुट करते हैं या नहीं करते? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए, जो फेथ है वो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय हम कहीं ना कहीं फेथ पुट कर रहे हैं, और चाहे वो हर कोई व्यक्ति क्यों ना हो। जैसे कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें मानकर चलते हैं कि आफ्टर 25 ईयर्स और कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन कि मेरे को जॉब मिलने वाली है। इसी फेथ के साथ बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है और पेरेंट्स भी उसे स्कूल में भेजते हैं। या जैसे कि आप किसी न किसी अभी छत के नीचे बैठे होंगे या किसी जमीन पे बैठे या खड़े होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। आप ये फेथ करके बैठे हैं कि ये छत अभी नहीं गिरेगी, इसकी इंजीनियरिंग इस हिसाब से हुई है कि अभी इसकी ड्यूरेशनल लाइफ बची हुई है। या जिस धरती पे खड़े हैं अभी ऐसा कुछ अचानक से होने नहीं वाला है कि धरती फट जाएगी। कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे भी फेथ पुट करा है। तो जब हम किसी होटल में जाते हैं डिनर करने, तो जब वेटर हमारे सामने डिनर की प्लेट रखता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जहर नहीं होगा। या हम जब नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो हम ये फेथ पुट करते हैं कि उस पर कि वो हमारा बाल काटेगा, ना कि हमारा कान या गला काट देगा। या जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम कभी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मांगते, हम ये मान के चलते कि जो इंडियन रेलवेज ने जो ड्राइवर रखा होगा उसके पास प्रॉपर लाइसेंस और सर्टिफिकेट सब कुछ होगा। तो देखा जाए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी ओकेशन में फेथ पुट कर रहे हैं किसी न किसी अथॉरिटी पे। अदरवाइज अगर मैं फेथ ना पुट करूँ या आप फेथ ना पुट करें या कोई और बंदा फेथ पुट ना करे तो उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो सकती है। अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं गुजरात से दिल्ली की ओर ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन से, और मैं हर चीज़ प्रूफ के बेसिस पे मैं चलता हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि ड्राइवर ने दारू तो नहीं पी रखी है, या उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है या नहीं है ट्रेन चलाने का, क्या उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, क्या ट्रेन की जो पटरियां हैं उनमें कहीं होल या क्रैक्स किसी प्रकार का तो नहीं है। अगर मैं इस प्रकार से हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन लूँ, हर चीज़ का एक प्रूफ मांगूँ, तो मैं देखा जाए तो मैं कभी दिल्ली को तो पहुँच ही नहीं पाऊंगा, कभी भी मैं एक स्टेप आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। और इस प्रकार का अगर किसी का भी अप्रोच रहेगा तो उसकी लाइफ तो बड़ी मिजरेबल रहेगी। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं या किसी ने भगवान को देखा है तो हमें भी दिखाइए। तो ये उस प्रकार से हो गया जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना जिद करता है कि नहीं, मेरे को इलेक्ट्रॉन दिखाइए, इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में बताइए, या एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में बताइए। तो हम उस बच्चे को यही रिप्लाई देंगे कि नहीं बेटा, अभी आपको स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉलेजेस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करके आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वर्क करना पड़ेगा, तब आप एक्चुअल में जान पाओगे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, या इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैसे एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तब वो जान पाएगा। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी स्टडी के कंक्लूजन पे पहुंचने का। पर अक्सर जो लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं वो अनसाइंटिफिक वे में करते हैं। तो सिमिलरली भगवान को जानने का, भगवान को समझने का एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। जिस प्रकार से आपको एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है तो आपको एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है, सिस्टमेटिक वे में नॉलेज गेन करनी पड़ती है। सपोज अगर आपको रियल नंबर जानना है तो आपको पहले नेचुरल नंबर जानना पड़ेगा, फिर होल नंबर जानने पड़ेंगे, फिर आपको इंटीजर्स जानने पड़ेंगे, फिर आपको रैशनल नंबर जानने पड़ेंगे, फिर इरेशनल, तब आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलती है एक रियल नंबर होते क्या एक्चुअली में। बट अक्सर जो लोग भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं उनका उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे की तरह अप्रोच रहता है, नहीं मेरे को अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, अभी मैं जानना चाहता हूँ कि एरोप्लेन कैसे वर्क करता है, बिना कॉलेज जाए और स्कूल जाए हुए वो समझने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से उन लोगों का भी यही अप्रोच होता है भगवान को समझने का। तो अगर लोग जितना टाइम फिजिक्स में इन्वेस्ट करते हैं या केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं पढ़ने में और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने में, क्या लोगों ने उतना ही टाइम स्पिरिचुअलिटी में दिया भगवान को समझने में? तो देयर आर द थिंग्स वी सी बट वी डोंट बिलीव। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम रेलवे ट्रैक पे जब हम खड़े होते हैं तो हम सामने देखते हैं कि जो दोनों पटरियां आगे जाके मिल रही हैं, पर हमें ये पता है कि ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है पर आगे जाके ऐसा होता नहीं है।
या अगर हम खाली प्ले ग्राउंड में खड़े हैं और दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आसमान और धरती आपस में आके आगे मिलते हुए दिखाई देता है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। या अगर हम एक ट्रांसपेरेंट गिलास में, है ना, कांच के गिलास में अगर हम आधा गिलास पानी भर के रखें और उसमें एक पेंसिल डालें तो पेंसिल दिखने में ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गई है, बट हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से ऐसा हो रहा है, पर रियलिटी में पेंसिल नहीं टूटी है। और ऐसी भी चीजें हैं, द थिंग्स वी डोंट सी बट वी बिलीव, जैसे कि टाइम है, टाइम किसी ने नहीं देखा पर हम सब बिलीव करते हैं। लव, इंटेलिजेंस, माइंड, हम में से किसी ने नहीं देखा, हम सब बिलीव करते हैं। या गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है हम सब जानते हैं, पर हम सब ने किसी ने देखा नहीं है। तो देर आर द थिंग्स वी सी बट वी डोंट बिलीव एंड देर आर द थिंग्स वी डोंट सी बट वी बिलीव। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सीइंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉट सीइंग देर इज नॉट द सब्सटैंशियल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या वाकई में साइंस फेथ पुट करता है या नहीं करता है। तो पहला हम एग्जांपल लेंगे एक्सियम 1 यूक्लिड का। तो यूक्लिड का एक्सियम 1 एक क्या कहता है कि जो पॉइंट है वो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब जिसका ना कोई लेंथ है, यानी कि ना आप उसका लेंथ मेजर कर सकते हो ना ब्रेथ मेजर कर सकते हो। बट हमारी जो पूरी ज्योमेट्री है, जो पूरी ज्योमेट्री की पढ़ाई है, वो पॉइंट के बेसिस पे वर्क कर रही है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेंगे तो बिग बैंग थ्योरी का लेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी में कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आप ना तो मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो ना फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि इन्फिनाइट टेम्परेचर, इन्फिनाइट डेंसिटी। अगर इन्फिनाइट डेंसिटी की बात करी जा रही है तो यानी कि वॉल्यूम जो होगा वहाँ पे नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो होगा। पर ऐसी कोई चीज ही नहीं हो सकती, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो हो। तीसरा अगर हम बात करते तो इमेजिनरी नंबर दैट इज आयोटा, है ना। आयोटा को हम √-1 कहते हैं और आप इस नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी लोकेट ही नहीं कर सकते। पर देखा जाए तो हमारी हायर मैथमेटिकल पढ़ाई है वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही बेस्ड है। तो अगर हम ये देखें कि हम साइंस पे भी फेथ पुट करते हैं, हम इतना ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज लगाते हैं और साइंस की थ्योरीज पे रिसर्च करते हैं, क्या पर हमने कभी स्पिरिचुअलिटी में जानने का कभी प्रयास करा? तो देखा जाए जो साइंस है वो 3 बेसिस पे वर्क करती है। पहले साइंस में हाइपोथेसिस दी जाती है, फिर ऑब्जर्वेशन की जाती है उस थीसिस, है ना, उस हाइपोथेसिस को, और फिर उस पर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दी जाती है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी भी वर्क करती है। पहले उसमें थ्योरी दी जाती है, फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो उस थ्योरी को, और फिर आप एक्सपेरिमेंटली जान सकते हो। जो हमारा साइंस को समझने जानने का जो हमारा अप्रोच होता है वो बहुत साइंटिफिक होता है, बट जब स्पिरिचुअलिटी को समझने और जानने की बात आती है हम बहुत अनसाइंटिफिक वे में उसे अप्रोच करते हैं। तो जो पहला कारण है दैट इज द नेगेटिव प्रोपेगेंडा। तो आप जैसे आजकल की फिल्मों में आप ये देखने को पाएंगे कि हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे वैदिक कल्चर के बारे में कितना भरा बुला दिखाया जा रहा है, और आजकल तो वेब सीरीज में खुले आम दिखाया जा रहा है, उस पर कोई सेंसरशिप ही नहीं है किसी भी प्रकार की। इसी में दूसरा कारण है मैगजीन्स या आजकल की जो लिटरेचर्स हैं, नॉवेल्स हैं। तो जो इनके राइटर्स हैं या ऑथर हैं वो हमारे कल्चर के बारे में बहुत भरा बुला लिखते हैं। आप इनकी बुक्स को पढ़ के ही जान सकते हैं कि इन्होंने कितना ही बहुत ही गलत वे में हमारे कल्चर को प्रेजेंट करा है। दूसरा कारण है मीडिया। तो जो मीडिया हाउस है या तो ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के द्वारा चलाए जाते हैं या बड़ी बड़ी पार्टीज के द्वारा चलाई जाती है। तो अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के देख लेंगे तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये न्यूज़ चैनल जो है वो किस पार्टी का और किस पार्टी को सपोर्ट करता है। मीडिया में दूसरा कारण है टीआरपी। जो मीडिया जो है वो मेनली टीआरपी के लिए ही वर्क करता है। जो लोग जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही मीडिया दिखाता है, मसाले भरी वाली न्यूज़। जैसे कि एक फेमस एक्टर का बेटा क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कब क्या कर रहा है, आजकल हमारे न्यूज़ चैनल की वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। या डेली सोप में क्या चल रहा है वो न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की न्यूज़ कवरिंग है। तो कभी भी हम न्यूज़ या मीडिया के माध्यम से रियलिटी तो जान ही नहीं पाएंगे अपनी सोसाइटी की, अपनी एग्जिस्टेंस की। थर्ड, टू मच एम्फेसाइज ऑन ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग। तो आजकल हमारे लाइफ का गोल ही यही हो गया कि अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे तरीके से सोना, लंबी नींद लेना। तो
अगर हम देखा जाए तो आज को हम कभी ये सोच ही नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है ना, मेरे को इतनी सारी सफरिंग्स क्यों हो रही हैं, भगवान कौन है, भगवान में और मेरे में रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि वही चीज़ जो दिखाया जा रहा है वही चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं और इसी के बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं। फोर्थ, ब्लाइंडली फॉलोइंग साइंस। तो हम ये सोचते हैं कि जो साइंस ने बताया दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कि क्या वाकई में जो ये सच बताया जा रहा है यही अल्टीमेट है। पर अगर हम ध्यान से देखें कि जो साइंस हमें बताता है दैट इज द रिलेटिव ट्रूथ। जैसे कि हम सब ने पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहले डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया गया, तो उस समय तक हमें लगता था कि यही सत्य है एटम्स के बारे में। फिर लेटर ऑन जे थॉमसन की थ्योरी आई, फिर रदरफोर्ड की आई, फिर नील्स बोर की आई, फिर मैक्सवेल की आई, और अभी स्क्रॉडिंगर का जो क्वांटम एटॉमिक मॉडल थ्योरी चल रहा है वो चल रहा है। पर अगर हम समय समय पे देखा जाए कि उस समय जो पर्टिकुलर थ्योरी आई उस लोगों को लगता था कि नहीं एटम के बारे में ये कंप्लीट नॉलेज है, पर फर्दर क्या हुआ, नॉलेज में क्या हुआ, बदलाव होता गया, थ्योरीज में चेंजिंग्स आती रही। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि जो ट्रूथ है जो साइंस के द्वारा जो बताया जा रहा है दैट इज द रिलेटिव ट्रूथ। और आज को भी जो हमारी नॉलेज है वो फिक्स्ड ही नहीं है साइंस के अकॉर्डिंग कि वो वही रहेगी, आगे जाके चेंज भी हो सकती है। दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे कि जब टोबैको आया था पहली बार, तो उस समय लोगों को लगता था कि टोबैको का सेवन करना है ना हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और ऐसा साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च में दिखाया था क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा था बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से। पर ऑलरेडी उन्हें पता था कि टोबैको का सेवन करने से लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होंगी, पर साइंटिस्टों ने पैसे के कारण उस ट्रुथ को छुपाया। तो इसके बारे में एक बुक है मर्चेंट ऑफ डाउट, जो कि अमेरिकन एक ऑथर है, उन्होंने लिखा है, आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दैट इज द लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर। तो लोग यही नहीं समझ पाते कि आजकल क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखने को पाएंगे कि इन टॉपिक पे डिस्कशन चलता है कि पोर्नोग्राफी देखना कितना हमारे लिए फायदेमंद है, और इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सी द पोर्नोग्राफी। तो जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज द लैक ऑफ जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट हु वॉक देयर टॉक। तो आज हम ये पाते हैं कि बहुत बड़े बड़े संस्था के जो सो कॉल्ड गुरुज हैं किसी न किसी रेप में या किसी क्राइम में पकड़े जा रहे हैं। एक्चुअली में हमारे समाज में ये गलती है कि लोग ये जान ही नहीं पाते कि एक्चुअल में फेक गुरु कौन है और रियल गुरु कौन है। इसकी अज्ञानता होने के कारण हमारे समाज में ऐसे फेक गुरुज का होना लाजमी है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज द लैक ऑफ सफिशिएंट एम्फेसाइजेस ऑन प्रीचिंग वैदिक फिलॉसफी इन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। तो आज हम ये पाते हैं कि हमें अगर स्कूली शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस है कि आप पहले प्राइमरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर देन द सीनियर क्लास को कवर करते हुए फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, और बहुत फॉर्मल वे में आपको डिग्री दी जाती है आपके नॉलेज के बेसिस पे। बट हम अगर पाएँ कि क्या कोई ऐसा कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल है जहाँ पे वैदिक स्क्रिप्चर के बेस पे पढ़ाई करवाई जाती हो, वहाँ पे वेदों का ज्ञान दिया जाता हो, हमारे धर्म और या संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता हो, और वहाँ पे इसी प्रकार का कोई प्रोसेस हो, वो हम देखने को नहीं पाते। तो ये सभी कारण कहीं ना कहीं हमारा जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति अनसाइंटिफिक अप्रोच है उनके बहुत बड़े कारण है। तो जो फेथ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ब्लाइंड फेथ। तो ब्लाइंड फेथ में क्या होता है कि हम बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि अरे मेरे घर में प्रथा चली आ रही है इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, बिना क्वेश्चन करे कि ये वाकई में सही है या गलत है। दूसरा है रीजनेबल फेथ। तो जो रीजनेबल फेथ है उसके दो मेनली सिम्टम्स होते हैं। जो पहला सिम्टम है दैट इज द सेंसिबल, दूसरा है वेरीफाइबल। तो आप रीजनेबल फेथ को आप सेंस कर सकते हो और उसे वेरीफाई कर सकते हो। सपोज ऐसे कि मेरे को कोई बीमारी है तो मैं क्या करूँगा कि पर्टिकुलर एक डॉक्टर को ढूंढूंगा जिसको प्रॉपर उस फील्ड में उसको प्रॉपर एक्सपर्टीज है, उसके पास प्रॉपर एक डिग्री है किसी एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट की, और फिर मैं ये देखूंगा कि वाकई में जिन लोगों ने उनसे इलाज कराया वो सही हुए या नहीं हुए। तो इस प्रकार से मैंने सेंस करके और वेरीफाई करके मैंने उस डॉक्टर पे मैं फेथ पुट करूंगा और मैं उससे इलाज कराऊंगा।
क्या भगवान के रिजेक्शन से क्या वाकई हम सब लोग खुश हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं एक क्वेश्चन का और आंसर करना चाहूँगा जो अक्सर लोगों द्वारा पूछा जाता है कि अगर भगवान हैं तो इतनी क्या आवश्यकता है कि भगवान के बारे में जानने की, पढ़ने की, समझने की। तो 9th क्लास में एक चैप्टर है एटम्स के ऊपर, तो वहाँ पे बताया है कि एटम जो है बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, उसको हम नेकेड आई से आसानी से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए, बल्कि 100 लेयर्स ऑफ एटम को देखने के लिए हमें हाई लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। बट अगर हम एटम को जान लेते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा था कि हम एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जान लेते हैं तो हम आसानी से समझ लेंगे कि उसका कैसा वर्किंग है, क्योंकि हर जो चीज़ है वो एटम से बनी है और इस प्रकार से वो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में मदद करेगा। तो अगर हम गॉड की डेफिनेशन भी देखते हैं तो गॉड जो है वो हर जगह सर्वव्यापक है, हर एक एक कण में बसे हुए हैं। तो अगर हम भगवान को समझ लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में पढ़कर, तो हम अपने एग्जिस्टेंस को जान पाएंगे, हम अपने लाइफ के पर्पस को जान पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि ये सब सफरिंग्स क्यों हो रही है। क्या वाकई भगवान के रिजेक्शन से हम खुश हैं? तो नवंबर 1992 की बात है, एक अर्थ समिट हुआ था 1700 साइंटिस्टों का, और उस समिट के बाद साइंटिस्टों ने एक स्वर में बोला था कि जिस प्रकार से ह्यूमंस का एटीट्यूड है अर्थ के रिसोर्सेज का यूज़ करने का, उस हिसाब से एक दिन क्या होगा कि अर्थ की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने मरने से पहले एक नासा में स्पीच दी थी कि विद इन द 100 ईयर्स अगर हम इसी प्रकार से अर्थ के रिसोर्सेज, अर्थ का कंजप्शन करते रहे, अर्थ की चीज़ों का, तो हमें विद इन द 100 ईयर्स एक नया प्लैनेट ढूंढ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अर्थ है वो रहने के लिए नहीं रहेगी। एक नासा फंडेड रिपोर्ट जो द गार्जियन मैगजीन में छपी थी, उन्होंने ये बताया था कि अगर हमारा सिविलाइजेशन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो जिस प्रकार से बेबीलोनियन या ग्रीक या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हुए, जिस प्रकार से वो तबाह हो गए, इसी प्रकार से हमारा भी सिविलाइजेशन तबाह होता हुआ। तो अब हम एग्जांपल लेंगे अमेरिका का। तो अक्सर हम सोचते हैं जो अमेरिका के लोग हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो एक सुपर पावर देश में रहते हैं जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। बट अमेरिका में देखते हैं कि जो 50% लोग हैं वो कम से कम साल में 2 बार साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। या अमेरिका का अगर हम लिटरेसी रेट ले लें तो दैट इज़ द 99.9%। पर वहाँ पे अमेरिका में हर दिन कम से कम 32 सुसाइड होते हैं रोज। या अगर हम डाइवोर्स रेट की बात करें तो 75% जो शादियां हैं विद इन द 3 ईयर्स वहाँ पे टूट जाती हैं। और ये भी देखा गया है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, खासकर टीनेजर्स, उनमें ड्रग्स का कंजम्पशन या जो टेंडेंसी है क्राइम की, वो कम से कम 3 गुना ज़्यादा देखी जाती है भारत के टीनेजर्स के अनुसार। तो इन स्टैट से हमें पता लगता है कि जो अमेरिका है वो भी खुश नहीं है। ऑल्दो वो एक्सटर्नली और मटेरियल लेवल पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, पर उसका जो सोसाइटी का फैब्रिकेशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा तबाह हो गया है। अदरवाइज लोगों को इतना क्या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती, इतने सुसाइड रेट नहीं होते अगर वाकई में लोग खुश हैं। मटेरियल प्रॉब्लम्स, तो हम ये देखेंगे खुद साइंटिफिक कम्युनिटी इन मटेरियल प्रॉब्लम्स का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन बताती है। तो एक हाईली अक्लेम्ड बुक है जिसका नाम है रिलीजन एंड हेल्थ, जो कि पब्लिश्ड होती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो उस बुक में यह लिखा है, पीपल हु अटेंडेड अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम एट लीस्ट वंस अ वीक lived average 7 years longer than those who don't attend at all. Religious youth showed significantly lower levels of drug and alcohol abuse, premature sexual involvement, criminal delinquency, and suicidal tendency than their non-religious counterparts. Elderly people with deep personal religious faith have a stronger sense of well-being and life satisfaction and than their। तो एक प्रोफेसर है रॉबर्ट एम आर्किन, जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड मेंबर ऑफ सोशल प्रोग्राम फैकल्टी एट द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं द साइकिल ऑफ मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स इज डिसअपॉइंटिंग एंड एग्जॉस्टिंग इन द लॉन्ग रन एंड कैन मेक पीपल परपेचुअली अनहैप्पी।
Patrick Glynn, in his book God the Evidence, he is from PhD from Harvard University. He says religious believers are found to be less prone to suicide, alcohol abuse, drug abuse, divorce, stress, and depression. Religious believers are found to have greater marital and sexual satisfaction and overall happiness and psychological well-being. The statistics show that it is difficult to find a more consistent correlative of mental health or a better insurance against self-destructive behaviors than a strong religious faith. अब हम ये देखेंगे कि साइंटिस्टों का फेथ को लेकर और स्पिरिचुअलिटी पे क्या कहना है। तो आर्थर कैम्पटन है जो कि नोबेल प्राइज विनर है इन 1927 इन फिजिक्स। वो कहते हैं फॉर मी फेथ बिगन्स विद द रियलाइजेशन दैट अ सुप्रीम इंटेलिजेंस ब्रॉट द यूनिवर्स इनटू बीइंग एंड क्रिएटेड मैन। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव दिस फेथ फॉर एन ऑर्डरली इंटेलिजेंट यूनिवर्स टेस्टिफाइज टू द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट एवर अटर्ड। चार्ल्स टॉमस जो कि 1964 में नोबेल प्राइज विनर है, वो कहते हैं Science wants to know the mechanism of the universe, religion the meaning. The two cannot be separated. I strongly believe in the existence of God based on institution, observations, logic and also scientific knowledge. मैक्स प्लैंक जो कि नोबेल प्राइज विनर है 1918 में, वो क्या कहते हैं There can never be any real opposition between religion and science, for the one is the complement of the other. Every serious and reflective person realizes, I think, that the religious element in his nature must be recognized and cultivated if all the powers of the human soul are to act together in perfect balance and harmony. And indeed, it was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम फेथ पुट कर रहे हैं और वो भी रीजनेबल फेथ, तो इससे हम ये नहीं कि हम इरेशनल हो गए या बैकवर्ड हो गए या वीक हार्टेड पीपल हो गए, बल्कि हमें ये रिप्रेजेंट करता है दैट हाउ वी आर इंटेलिजेंट